अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूएस चाइना फॉल आउट के ऊपर। और आज के टॉपिक के अंदर हमने तीन क्वेश्चंस को एड्रेस करना है मेनली, जिसमें सबसे पहला है कि यूएस चाइना की जो इकोनॉमिक कंपटीशन है उसमें बेसिकली रीजंस क्या क्या है, कैसे वो एक दूसरे को कंटेनमेंट की जो पॉलिसी है उसमें कौन कौन से उनके मेथड्स हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है वो ये बात करेंगे कि ये जो इकोनॉमिक कंपटीशन है इसके क्या इम्प्लीकेशंस पड़ रहे हैं ग्लोब के ऊपर, वो डिस्कस करेंगे। और थर्ड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि जो यूरोप है उसका क्या रिस्पॉन्स है इस जो ये जो एक कॉन्फ्रंटेशन चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, कंटेनमेंट पॉलिसीज चल रही है यूएस चाइना की। इसके बाद हम लास्ट पे एड्रेस करेंगे कि पाकिस्तान जैसा पुअर कंट्री जो है उनके ऊपर जो ये डेट बर्डन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इसके क्या इफेक्ट्स हैं और क्या इसके सॉल्यूशंस हैं, पाकिस्तान कैसे इससे निकल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कि यूएस चाइना कंपटीशन जो है, इकोनॉमिक कंपटीशन, ये बेसिकली ये चीज़ इमर्ज हुई थी जब यूएस प्रेसिडेंट जो रिपब्लिकन थे डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी लेकर आया था, जिसमें उसने लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज किया और जिसके अंदर चेंजेस की इस तरह की कि जितनी भी इंपोर्ट कर रहा था यूएस चाइना से उसने सारी की सारी को टैरिफ्स लगा दिए, क्योंकि उसका मकसद ये था कि यूएस जो है और चाइना का जो ट्रेड बैलेंस है वो जा रहा था नेगेटिव के अंदर। ऑलमोस्ट $700 बिलियन की जो ये ट्रेड थी, इसके अंदर $179 बिलियन जो है वो यूएस एक्सपोर्ट करता था और 500 एंड समथिंग जो है वो चाइना एक्सपोर्ट करता था यूएस को। तो ये इतना बड़ा ट्रेड डेफिसिट जो था, इसको कम करने के लिए यूएस ने ये जो प्रेसिडेंट थे उसने ये एक पॉपुलिस्ट प्लान किया और एक प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी के तहत उसने ये एक कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज करवाया, जिसके अंदर जो है यूएस ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, चाइना की प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए ताकि उसकी अपनी जो इंडस्ट्री है वो बूस्ट करे। अच्छा, हूँ इस गल ना बड़ा समझना है, कैਵੇਂ समझना है कि जी यूएस ने अपने मुफाद वास्ते चाइना ਦੀਆਂ प्रोडक्ट्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਟੈਕਸ। ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ, ਔਰ ਯੂਐਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਸਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਉਹਦੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਉਹਦੀ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ मैं डिस्कस करांगा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि कैसे जो ये कंपटीशन डेवलप हो रहा है मेजर पावर्स के दरमियान, जो मेजर लीडरशिप्स हैं दुनिया की उनके दरमियान, और इसकी क्या इंप्लीकेशंस आ रहे हैं वर्ल्ड पूरे के ऊपर। इसमें मैं पुअर कंट्रीज की बात करूंगा, डेवलप्ड कंट्री की, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की। उससे पहले एक मैं 3 स्टेटमेंट्स बोलूंगा जो इसके आज के सिनारियो को बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रही है। उसमें ये फर्स्ट वन ये है कि वर्ल्ड इज एट एन इन्फ्लिक्टिंग पॉइंट, और नंबर 2 ये एक इंस्टेबिलिटी जो आ रही है, ये जो इमर्ज हो रही है, ये बेसिकली इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी को क्रिएट कर रही है। और थर्ड नंबर पे मैं ये कहूंगा कि जितनी भी खास तौर पे ये जो विद राइजिंग जियोपॉलिटिकल कंपटीशन टेंशंस आर डिवाइडेड एंड जो पावरलेस या लीडरलेस वर्ल्ड है इज अनएबल टू मीट ग्लोबल चैलेंजेस। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैं ये बताऊंगा कि अभी कौन कौन सी इंप्लीकेशंस आ रही हैं इस वर्ल्ड के अंदर। ये जो एक दुनिया का जो अमन जो है ये खराब हो रहा है, इसमें क्या क्या चीज़ें नजर आ रही हैं। उसमें सबसे पहला जो है अनफोल्डिंग
कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि जितना भी ये जो कंपटीशन डेवलप हो रहा है, इससे अब ये कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि लिविंग जो स्टैंडर्ड है पब्लिक का, जो हर मुल्क के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज, सब जगह पे जो ये सोरिंग इन्फ्लेशन है ना, महंगाई है, उससे एक तो पर कैपिटा इनकम जो है ना हर बंदे की कम हो रही है, और उससे क्या हो रहा है, उससे लिविंग स्टैंडर्ड बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। तो इससे जो है ना वो झड़पें स्टार्ट होंगी, लड़ाई झगड़ा होगा। रशिया यूक्रेन वॉर देख रहे हैं, ताइवान चाइना इशू देख रहे हैं, इसके अलावा लेबनान और सीरिया और ये कंट्रीज के अंदर देख रहे हैं, अफगानिस्तान की सूरत आलम देख रहे हैं। तो इसके अलावा मैं बात करूंगा कि राइजिंग इनइक्वलिटी हमें नजर आ रही है। ये जो इनइक्वलिटी है ये बेसिकली लो कॉपरेशन की वजह से है, मतलब रिच एंड पुअर का गैप बढ़ रहा है, और ईस्ट और वेस्ट ब्लॉक्स जो है ये हमें नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा है थर्ड नंबर पे लूमिंग रिसेशन। ये जो रिसेशन आ रहा है ना, लो ग्रोथ है, एक्सपोर्ट्स को हो नहीं रही, ये ट्रेड वॉर चल रही है, और खास तौर पे जो बैरियर्स आ रहे हैं ये नजर आ रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट बहुत कम नजर आ रही है। एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है ना कि देखें, जब एक बंदा जो है उसको महंगाई का खौफ हो, डर हो, उसके पास पैसे पड़े हो, लेकिन वो जब कोई चीज लेने जाता है आगे इतनी कॉस्टली होती है, तो वो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स या न्यू जो एक उसका बिजनेस वेंचर होता है वो नहीं स्टार्ट कर सकता। तो वो अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए बड़ा ही लिमिटाइज हो जाता है। अच्छा, इसके बाद है एनर्जी क्रंच। एनर्जी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, एनर्जी जो शॉर्टफॉल है वो नज़र आ रहा है, और अवेलेबिलिटी तो बहुत ही कम और इतनी कॉस्टली। लाइक एनर्जी क्रंच जो है ना दुनिया में हर जगह पे है, और जो खास तौर पे पुअर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान है ना, यहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ यूनिट जो है वो हर बंदे की जो सकत है उससे बाहर जा रहा है, और अवेलेबिलिटी जो गांव लेवल पे, अर्बन एरियाज पे, जो रूरल एरियाज के ऊपर तो बहुत ही कम है, 10-10, 12-12 घंटे का शॉर्टफॉल। इसके बाद सोरिंग इन्फ्लेशन की मैंने बात की, महंगाई, आपने जितनी भी टेक्सटाइल है वहाँ पे देख लें, बिजनेसेस सारे, फैक्ट्री सारी रुकी पड़ी हैं, वहाँ पे एनर्जी की प्राइसेस इतनी होती है, कॉस्ट इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट पे आ जाती है, और सेल के टाइम पे जब आगे जो बायर्स होते हैं उनके पास इतनी सकत नहीं होती, पर कैपिटा इनकम उनकी इतनी लो ही होती है, तो वो एक बैलेंस जो है ना प्रोडक्शन का और कंजप्शन का ख़राब हुआ होता है, जिसकी वजह से सारा मामला दरम बरम हुआ होता है। इसके बाद है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन जो है ना ये बेसिकली ट्रेड डिस्ट्रप्शन है। हम देखते हैं कि फ्यूल जो है ख़ास तौर पे वो उधर से कम प्रोड्यूस कर रहे हैं ओपेक कंट्रीज, तो अवेलेबिलिटी जो है वो कम पड़ रही है, और वो प्राइसेस फिर डेफिनेटली ज़्यादा करेंगे, कम उनके पास होगा वो प्राइसेस ज़्यादा करेंगे, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है ना, सप्लाई कम देते हैं, डिमांड ज़्यादा होती है, तो फिर सप्लाई देने वाला अपनी मर्जी की प्राइसेस लगाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल रिफ्ट्स हमें नज़र आती हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर हम देखते हैं कि पावर पॉलिटिक्स चल रही है। ओवरऑल जो है जितनी भी वॉच डॉग्स हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की, या फेटफ है, ये दूसरी वहाँ पे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वहाँ पे हमें पावर रिफ्ट्स नज़र आती है, पॉलिटिकल पावर रिफ्ट्स। इसके अलावा नॉर्थ साउथ डिवाइड बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा ब्लॉक पॉलिटिक्स है। अच्छा, ये सारे के सारे मामलात जो है ना, इनसे पूरी कंट्रीज जो है ना बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। उसमें मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मिसालें नहीं आपको, हम पाकिस्तान को कैसे इन प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं उसके सोल्यूशन भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इनकी आपस की नॉर्थ साउथ डिवाइड है, या फिर कंटेनमेंट है, या फिर कंपटीशन है, इससे जितने भी US चाइना के रिलेशंस डिस्टर्ब हुए, इससे IMF के अंदर जो शेयरिंग है, या वर्ल्ड बैंक के अंदर है, या दूसरे मल्टीलेटरल अदारे हैं, और या फिर ये बड़ी पावर जो है ना अलाइज बना रही हैं, और अपने जो इनके अगेंस्ट होते हैं उनको, उनकी इकोनॉमीज को स्टेबल करने के लिए IMF के ऊपर वो प्रेशर डालते हैं कि इनको आपने लोन नहीं देना, इनकी फंडिंग रोकनी है। तो ये मामलात जो है ना ये बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं पुअर कंट्रीज। अब हम बात करेंगे कि कैसे जो है ये पूरे इम्प्लीकेशंस का कंपटीशन की वजह से जो यूरोप का रिस्पॉन्स है ना वो हमने देखना है। यूरोप ने बड़ा ही स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स किया है। फ्रांस के प्रेसिडेंट ने, एमैनुअल मैक्रोन ने, इसने कहा है कि वी कांट लेट ऑफ रशियन ऑयल और चाइनीज प्रोडक्ट्स। तो उसने क्लियर कट कर दिया यूएस को कि आपकी कन्फ्रंटेशन से, आपके कंपटीशन से, और आपकी जो आपस की
पावर हेजमनी की लड़ाई है उसमें हम विक्टिम नहीं बनने वाले। तो ये जो रिस्पॉन्स है इससे यूएस की जो हेजमनी है उसको बहुत ज्यादा थ्रेट हुआ है। तो यूएस उसके लिए कोई प्लान्स कर तो रहा है ताकि उसको वो कंपनसेट कर सके, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है। तो इस सारे सिचुएशन को देखते हुए हमें ये लग रहा है कि जो दुनिया के अंदर कॉपरेशन है ना और जो ये पीस है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है उसको कौन सी ऐसी पॉलिसीज यूज करनी चाहिए, उसके पॉलिसी मेकर्स को, उसकी जो उसके थिंक टैंक्स हैं उसको खासतौर पे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो वो एक ऐसे इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। उसमें पाकिस्तानियों को इस वक्त फोकस करना चाहिए खासतौर पे अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। बात वही आ जाती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड तो ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कौन कौन सी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको सब्सिडीज देनी चाहिए, टारगेटेड सब्सिडीज देनी चाहिए उनको। जैसे हमारे पास ये इकोनॉमिक जोन्स हैं, इन इकोनॉमिक जोन्स का कैसे फ़ायदा उठवाना चाहिए, उनके ऊपर टैक्सेस कम लगाने चाहिए। हाँ, और इंपोर्ट्स में उनके साथ क्या ताउन करना चाहिए, उनको जो एनर्जी का उनकी अवेलेबिलिटी है वो क्या देनी चाहिए। इसके अलावा ओवरऑल उनकी पाकिस्तान को चाहिए कि सेल्फ रिलायंस हो। सेल्फ रिलायंस बनना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। आपको अपनी टैक्सीज को ज़्यादा से ज़्यादा रिफॉर्म लानी चाहिए, जितना भी आपका डायरेक्ट टैक्स है उसको राइज करना चाहिए, और एक एजुकेटेड सिटीजन्स के तौर पे सब पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट के साथ। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होना चाहिए। जब तक कोई भी कंट्री आज के दौर में टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नहीं होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं करेगा और वही ट्रेडिशनल वे में मैन पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, तो वो कभी भी आज की नॉलेज इकोनॉमी को वो टारगेट नहीं कर सकता। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंटरटेनमेंट में, या फिर सर्विसेज सेक्टर में, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर। तो ये इसके ऊपर हमें जितनी भी बिग पावर्स हैं, खासतौर पे चाइना है, अमेरिका है, रशिया है, यूरोप है, इन सब कंट्रीज़ के साथ इस तरह के रिलेशंस बनाने चाहिए कि उनसे उनको इसके ऊपर माइल करना चाहिए कि इधर आप लोग इन्वेस्ट करें, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आए, अपनी मशीनरी लेकर आए, हम आपको मैन पावर देते हैं, आप एक सिक्योर इन्वायरमेंट देते हैं। तो ये जो सिक्योर इन्वायरमेंट है ये बहुत ज़रूरी है, ताकि अपने मुल्क के अंदर एक तो आपकी जो ह्यूमन कैपिटल है वो ज़्यादा नॉलेज सीख करेगी और यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। तो ये बहुत ज़रूरी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जो है ना बहुत ज़रूरी है। जॉइंट वेंचर्स होने चाहिए चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ। चाइना की एक्सपेंशन जो हो रही है इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और इसके अलावा बाकी मैं बात करूँगा कि ये एक बड़ा राइट टाइम है, अगर अब नहीं तो कभी भी नहीं। तो अभी जो सूरत हाल है उस सूरत